Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई कोर्सेज की जो कोर्सेज तो ऑलरेडी आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज इन हिंदी मीडियम वो भी अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और एमपी बोर्ड। प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रैक्टिस सेट्स के जो क्वेश्चन है डेली वो भी मिलने वाले हैं, तो खूब सारे प्रैक्टिस कीजिएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब आते हैं वापस हमारे चैप्टर की ओर। चैप्टर तो एंड हो चुका है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैम ने करा दिए, एमसीक्यूज भी कोमल मैम ने करा दिए, समझ में आ गया है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन कर लिया है, डेमोक्रेसी को लेके, इक्वालिटी को लेके, डिस्क्रिमिनेशन को लेके। ठीक है, अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इंपॉर्टेंट तो ऑल ओवर द चैप्टर आपका है ही, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोर्स में डाला जाता है ताकि बच्चे पढ़ें, सीखें और वो उनके आगे काम आए। ठीक है, बट हम आएंगे, जो मैं आई हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, ताकि बेस्ट से बेस्ट आपके पास हो, तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे आपके, और आप वो चीज़ जैसे ही आपका एग्जाम हो, एक दिन पहले आपने पढ़ा, या टेस्ट हो एक दिन पहले आपने पढ़ा और आपके वो काम आ गया। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका फिर क्या है। डिफाइन डिग्निटी। वेरी शॉर्ट आंसर में है जो है आपको डिग्निटी डिफाइन करनी। कितने बार आपको मैंने जो है बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मैंने कितने बार आपको समझाया है कि डिग्निटी क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, बट उसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है, हो सकता है आप पे जो एग्जाम में पूछ लें, क्योंकि ये क्वेश्चन ये आ जाती है, इक्वालिटी पर बात आ जाती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि आपको आइडिया हो कि क्या होता है डिग्निटी का। अगर प्रॉपर आपको पूछा है, वन लाइनर डेफिनेशन पूछ ली, कुछ भी पूछ लिया वेरी शॉर्ट आंसर में, तो देखते हैं क्या है डिग्निटी। डिग्निटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर ऑफ और रिस्पेक्ट। भाई डिग्निटी क्या है, ये आपकी क्वालिटी बताती है, ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट, ये सारी बात इसके अंदर आ जाती है। डिग्निटी क्या बताती है, आपकी क्वालिटी, कि आपकी भाई आपको क्या वैल्यूएबल समझा जा रहा है, या आपको मतलब ऐसे ही समझा जा रहा है इनवैल्यूएबल, कि भाई अगर आप गरीब हो या आप दूसरी रिलीजन से हो और आप अदर रिलीजन वालों के साथ बैठे हो या अदर कास्ट के हो, तो क्या आपको वर्दी समझा जा रहा है या नहीं समझा जा रहा। आपकी डिग्निटी हर्ट नहीं होगी। आप कई बार आपने देखा होगा, बच्चे स्कूल्स में आप देखते हैं कि हो सकता है, वैसे तो ना देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कहीं देखा हो या आपने महसूस किया हो कि आप अदर रिलीजन के साथ हो, अदर रिलीजन वाले बच्चों के साथ हो, या इवन इससे ज़्यादा तो ये होता है जैसे रिच बच्चे, स्पेशली जैसे रिच बच्चे जो अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छे बॉक्सेस हैं, बैग्स हैं उनके पास, अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं, कभी आप उनके घर गए हो, उन्होंने ऐसे ट्रीट किया हो कि यार 4 फ्रेंड्स खेल रहे हैं, हमारे पास अच्छे टॉयज़ हैं, तेरे को हम कम चांस देंगे, तेरे को हम इतना नहीं देंगे क्योंकि तेरे पास नहीं है, तू नहीं तो अफोर्ड कर सकता, तेरे मम्मी पापा सस्ता सा दिलाते, इतना अच्छा नहीं देते तेरे को, तो क्या होता है, आपकी डिग्निटी हर्ट नहीं होती, आपको बुरा नहीं लगता। तो यही वाली बात है, आपको वैल्यूएबल जो है फील कराना, आपके ऑनर की बात आ जाती है। ठीक है, या आपके रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है कि भाई आपको उतनी वो रिस्पेक्ट मिल रही है ना मिल रही, इतनी इज्जत मिल रही है ना मिल रही, तो वही होती है डिग्निटी। डिग्निटी इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब उतना वैल्यूएबल आपको समझा जा रहा है, उतना रिस्पेक्टफुल आपको समझा जा रहा है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज तो हमने बहुत करे, चैप्टर में बहुत समझाया, संविधान से आप क्या मतलब समझते हैं, तो चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी, भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड रूल्स। मैंने बताया था ना, इसमें कुछ रूल्स बने हैं, इसमें कुछ लॉज हैं जिन्हें फॉलो करना है, जिनमें क्लियरली लिखा है कि सब एक समान है, किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, सब जो है कानून के सामने, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, वही वाली बात है। तो ये क्या है, बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब एक ऐसी बॉडी है जो जैसे कोई प्रिंसिपल्स फॉलो करती है, या कह सकते हैं उसने जो है रूल्स इस्टेब्लिश कर रखे कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है, ये रूल्स फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं फॉलो करते तो आपको पता है उन्हें कानूनी सज़ा होती है, कानूनी उन पर कार्रवाई होती है। ठीक है, तो ये रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज़ गवर्न, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य गवर्न करता है, मतलब चलता है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक फंडामेंटल बॉडी होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रिंसिपल सेट करके रखती है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट गवर्न होता है, चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में आया था कि आप जो है इसका रिलेशन क्या है डेमोक्रेसी से, बट अभी हम समझेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। मैंने बताया था ना, यूनिवर्सल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऐसा कोई नहीं कि कहीं जैसे यहीं की बात हो रही है, भाई इंडिया की बात हो रही है तो यूएसए की बात नहीं हो रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात लेके चल रहे हैं। एडल्ट 18 और 18 अबव फ्रेंचाइज, तो देखते हैं कैसा इसका मीनिंग है। Universal adult franchise states that every adult, irrespective of their religion, caste, education,
कलर, रेस, इकोनॉमिक कंडीशन इज फ्री टू वोट। मतलब वही वाली बात है। और वोट कौन कर सकता है? 18 वाले और अबव 18, अबव 18। बेसिकली आप इसको 18 और 18 प्लस भी कह सकते हो, ठीक है। इसको ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहता है, ये बात बताता है कि जो एडल्ट हैं उनको भाई इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन भी नहीं देखना, उनका कास्ट भी नहीं देखना, उनके एजुकेशन, कलर, जो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी नहीं देखना, सबको जो है मतदान यानी वोट करने का अधिकार है। तो ये क्या कहता है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। 18 और वोट कौन कर सकता है? ये तो भाई इसलिए एक्स्ट्रा के लिए बता रही हूँ, ये तो आपको भी पता है। 18 और 18 अबव जो है वो वोट कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What does the term दलित refer to? भाई दलित का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था ना, जो अनटचेबल्स होते हैं दलित होते हैं, है ना, जो भाई छोटी जात पात के होते हैं। तो मैंने आपको जैसे चैप्टर में भी पूरा बताया था कि जो जिनको कास्ट को लेके उनको स्कूलों में नहीं भेजा जाता या उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, काम करवाया जाता है, अनटचेबल्स होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। दलित मीन्स ब्रोकन एंड इज यूज टू द एड्रेस सो कॉल्ड लोअर कास्ट। मतलब दलित का मतलब होता है जो ब्रोकन, टूटा हुआ, उसका वैसे मतलब ब्रोकन होता है, टूटा हुआ। उस वो किस लिए यूज़ किया जाता है? जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि लोअर कास्ट के लोगों को ना कितना ज़्यादा अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। और आपका डेमोक्रेसी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी इक्वालिटी के रूल्स यही कहते हैं कि चाहे जात पात कुछ भी हो, कैसे भी अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, अनइक्वल जो है ट्रीट नहीं करना। तो दलित का मीन्स जो बेसिकली होता है वो होता है ब्रोकन। वो किसके लिए यूज़ होता है? बेसिकली लोअर कास्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जो है आपका लोअर कास्ट के लिए यूज़ होता है। Compare the form of inequality that is casteism in rural and urban India। अब हमें ये कंपेयर करना है, ये आइडिया हमें देना है कि भाई जो मैंने बताया था ना कि सब जगह ऐसा चलता है, ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में चल रहा है तो अर्बन एरियाज़ में नहीं चल रहा है। बट हमें जो कंपेयर करके चलना है कि इनइक्वालिटी, जो भेदभाव की बातें हैं, ये कैसे कास्टिज्म जो होती है ये रूरल और अर्बन इंडिया में होती है। देखते हैं। ये आप वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ कास्ट सिस्टम। ये तो पता ही है, जो मैंने आपको एमसीक्यूज़ में बताया था कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो चलता है वो होता है कास्ट सिस्टम। सबसे ज़्यादा कॉमन है आपका कास्ट सिस्टम। क्या कॉमन है? सबसे ज़्यादा जो आपका कॉमन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है आपका कास्ट सिस्टम। इन रूरल इंडिया कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट वन एक्सपीरियंस एट यंग एज, वेयर एज इन अर्बन इंडिया वन मे थिंक दैट नो बडी बिलीव्स इन कास्ट सिस्टम बट मैट्रिमोनियल रिवील द ट्रुथ दैट कास्ट सिस्टम इज स्टिल कंटिन्यूज टू बी माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। मतलब ये तो बात है कि हम ये सोचते हैं कि भाई रूरल एरिया में ऐसा सोचा जाता है, जो छोटे बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो गाँव के लोग हैं, वही ऐसा सोचते हैं, बैकवर्ड सोच होती है उनकी, भाई हम तो मॉडर्न लोग हैं। क्या सच में हम मॉडर्न लोग हैं? आपने खुद देखा है। चलिए इसमें बस यही बात है कि एक एग्जाम्पल देखिए बताया, स्पेशली जो एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा जो शहर वालों के लिए दिया है वो मैट्रिमोनियल। शादी की जब बात आती है, मैट्रिमोनियल की बात आती है, तो अर्बन एरियाज़ के लोग आपने देखे होंगे, आप देखते ही होंगे, आप तो खुद अर्बन एरिया में अपन रहते हैं। तो क्या ये देखा है कि अगर आपकी बहन या आपकी जो से आपके कोई बड़ा है कि उनके लड़की देख रहे हैं, तो अगर कोई पंजाबी है तो बोलेगा नहीं यार पंजाबी लड़की ढूंढो, मैट्रिमोनियल साइट पर डाल दो पंजाबी। क्या ये लिखते हैं वो लोग कि कोई भी कास्ट का चलेगा? ऐसा लिखते हैं? नहीं लिखते ना। कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में, अच्छी हाई सोसाइटीज़ में रहते हैं, बट लेके चलते कि भाई सिंधी सिंधी है, पंजाबी पंजाबी है, बंगाली बंगाली होना चाहिए। लिखते प्रेफरेंस उनकी एटलास्ट वही रहती है। तो क्या ये आप कह सकते हैं कि कास्टिसिज्म मतलब सिर्फ गाँव में चलता है, शहरों में नहीं चलता? तो इससे यही मतलब प्रूफ होता है ना कि वो शहरों में भी चलता है। आपने तो खुद देखा होगा, इवन सुना होगा। तो इसका बेसिकली आंसर यही है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो इनइक्वालिटी फॉर्म है कास्ट सिस्टम है। रूरल में तो कास्ट आइडेंटिफाई एज समथिंग दैट हम यंग एज से ही, मतलब काफ़ी छोटे से ही हम ये चीज़ महसूस करने लग जाते हैं। जात पात गाँव में थोड़ा सा बोलते भी नैरो माइंडेड है तो वो लोग ये चीज़ें ज़्यादा लेके चलते हैं, बट शहरों में भी ये चीज़ें होती हैं। हम शादी का एग्जांपल ले लें, क्या हम ये देखते कि बंगाली है तो हमने यही लिखा कि भाई किसी को भी मतलब भाई आप ढूंढ के बस बता दो हमें तो लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, शादी करनी, एक अच्छा इंसान हो। नहीं, वो ये प्रेफरेंस देते हैं कि भाई या मैट्रिमोनियल साइट में ही देखते हैं आपकी भाई बंगाली है या ये गोत्र का है, ये है वो है। आपने ये चीज़ देखी होगी, सुनी भी होगी, ठीक है। What are the two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution? ऐसे कौन से दो ways हैं, जो कह सकते हैं दो तरीके हैं बेसिकली जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करे हैं कि भाई जो इक्वालिटी है जो गारंटीड हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए देखते हैं।
The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution are, जो गारंटी करी फर्स्ट थ्रू द लॉज, भाई लॉज के थ्रू करी सबसे पहले, ठीक है, कानून वगैरह के थ्रू। सेकेंडली थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटी, गवर्नमेंट प्रोग्राम हो गए, स्कीम्स हो गई, उनके थ्रू। जैसे आप देख पाते हैं ना कि भाई सबको अधिकार है, तो ये भी देखते हैं कि मिड डे मील की स्कीम आपने देखी, ठीक है। साथ में आपने जैसे यूएसए का ही देख लिया, आपने केस देख लिया, क्योंकि ऑल ओवर द डेमोक्रेटिक तो सब जगह चलता ही है। यूएसए में आपने देखी है द सिविल राइट्स मूवमेंट। तो ऐसा यही है कि फर्स्टली जैसे लॉज के थ्रू कानून ऐसे बनाए जाएं कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, और दूसरा क्या है कि कुछ स्कीम्स ले आए, मुहिम छेड़ दी कुछ भी, या कुछ भी आपने ऐसे करके प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर दिए। तो ये आंसर है। डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन, भाई मैंने बताया ना चीज़ें हैं 100% नहीं है, कहीं ना कहीं लैक करती है। तो इसमें यही पूछा है कि क्या चैलेंजेस होते हैं जो डेमोक्रेटिक नेशन फेस करता है। देखते हैं। नो डेमोक्रेटिक कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द फुली डेमोक्रेटिक, देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु ट्राई टू एक्सपांड द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी on existing and new issues. There is a struggle for the recognition of all person as equal and for their dignity to be maintained. मतलब इसमें क्लियरली कहा है कि कोई भी कंट्री जो है ऐसे डेमोक्रेटिक नहीं है, कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम आती है। नो डेमोक्रेटिक कंट्री, क्लियरली इसमें लिखा है कि कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग फुली डेमोक्रेटिक। भाई कोई भी कंट्री को ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि वो पूरी तरह से क्या है, डेमोक्रेटिक है। तो हमें चैलेंजेस बताने कि क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। तो ऑलवेज जो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जो कम्युनिटीज़ होती है और जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने आइडियाज़ भाई एक्सपांड करते रहते हैं। वही बात है ना कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको तो ऐसा समझना चाहिए, है ना, कि भाई अगर ये इस कास्ट का है तो यार ज़्यादा मत मिलो, अपनी कास्ट वालों से ही ज़्यादा मिलो, इनका तो सोच अलग होती है, इनका खान पान अलग होता है, इनका पूजा करने का तरीका अलग होता है। तो थोड़ा हम वो एक्सपांड करते हैं, दूसरों को फैलाते जाते हैं, तो वो बोलते हैं ना, वो धारणा मन में बैठ जाती है कि अरे वो तो ऐसे ही होगा, ठीक है। देयर इज़ अ स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन, भाई स्ट्रगल तो है, इक्वालिटी में स्ट्रगल तो है, उनकी डिग्निटी मेंटेन करने में बहुत स्ट्रगल है, बट हमें फिर भी मेंटेन करके चलना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भाई सब एक समान है, सबको हक है हर चीज़ यूज़ करने का, एक्सेस करने का, बट कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी तो है ही, ठीक है। तो ये चैलेंजेस जो है गवर्नमेंट फेस करती ही है, डेमोक्रेसी सॉरी जो है आपकी फेस करती है, डेमोक्रेटिक नेशन जो है फेस करता ही है। लॉन्ग आंसर आ गए हैं। लॉन्ग आंसर में देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन है। डिस्कस द मेन रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भाई ऐसे कुछ मेन रीजंस हमें बताने हैं, ऐसे कुछ मेन रीजंस हमें बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन जो है कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। One of the significant reasons for continuance of discrimination is that attitude changes very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and sex. Significant reason जो भी हम कहेंगे discrimination is that attitude changes very slowly. भाई ये बात सही है, पता सबको है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, सब पढ़े लिखे हैं, नहीं भी हैं तो इतना सुनते आए हैं आज के टाइम पे तो लगभग सबको पता ही होगा। मैं तो यही कहूँगी, छोटे बच्चे तो नादान होते हैं, उन्हें नहीं नॉलेज होता, बट फिर भी जब बच्चे थोड़ा बहुत भी होश संभालने लग जाते, सुनने लग जाते, तो उनको भी पता है और बड़ों को तो पता ही है। बट क्या होता है ना, एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होता है। अगर आप सोसाइटी में ही एग्जाम्पल ले लो, सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल मैंने बताया ना, कास्ट सिस्टम का ही है, रिलीजन सिस्टम का ही है। तो वही बात है कि अरे ये अलग कास्ट की है, इनके यहाँ तो ऐसा चलता है, इन लोग के व्रत उपवास ज़्यादा चलते हैं, या ये लोग ज़्यादा पूजा करते हैं, हमारे इसमें नहीं चलता, तो इनके साथ बैठेंगे तो ये तो फिर वही देने बताने लग जाएंगे पूजा करो ये करो। या कोई बोलेगा कि यार इनके ऐसा खाना चलता है तो बताएंगे भाई त्योहारों में तो ये बनाओ, आपके यहाँ ऐसा नहीं बनता, या आपके यहाँ अच्छा ऐसा पहनावा होता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता, आपके यहाँ ये रीति रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं होते। सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम में चलता है, ये छोटी जात की, बड़ी जात की। तो एटीट्यूड ना चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। थ्रू दो पर्सनस आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ, जबकि जो है लोगों को पता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव करना है, वो लॉ के अगेंस्ट है। क्लियरली इसमें मेंशन है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या मैंने बताया था कानून के द्वारा या एक्ट जो भी पास हो उसमें क्लियरली है, प्रोहिबिट करके रखा है कि किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं करेंगे। और ये नॉलेज, ये ज्ञान सबको है, सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, आपके मम्मी पापा या आपके आसपास के लोग या ऑल ओवर द कंट्री सभी को पता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको ही पता है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली, बट फिर भी वो लोग अनइक्वल ट्रीट करते ही हैं। अनइक्वल ट्रीट काफ़ी जगहों में आपने ऐसा देखा होगा, ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने भी देखा है, हो सकता है आपने भी देखा हो। मेड आती हैं घर में या गार्ड्स रहते हैं कॉलोनीज़ में, तो आपने देखा होगा उनके लिए अलग कप में चाय जाती है, जो मेड्स आती है उनके लिए अलग पानी या चाय का कप होता है। तो ये क्या हो गया, अनइक्वल ट्रीट किया ना।
क्योंकि वो आपके यहाँ वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर है, वो गार्ड है। भाई वो जात वात तो पूछा ना पूछा जो भी है, बट वो गार्ड है, मतलब हमने क्या जज करा, गार्ड है, तो ऑब्वियसली वो छोटी, मतलब उसका लोअर बैकग्राउंड या लोअर उसका गार्ड है, गार्ड लेवल का इंसान है वो, कोई वैसा तो है नहीं प्रेसिडेंट कुछ अच्छा बड़ा, तो हम उसको अलग कप में चाय दे रहे हैं या उसको ढंग से उससे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो मतलब हम उनको जो कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस के जो है बेसिस पर भी हम उन्हें फिर भी अनइक्वल ट्रीट अभी भी करते हैं, जबकि हमें पता है कि ये लॉ के अगेंस्ट है, कानून के खिलाफ है। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that attitude will change। भाई क्या होता है ना, जब people begin to believe, भाई जब लोग बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे कि इन्फीरियर, हम बोलते हैं ना, मैं तुम इन्फीरियर हो मैं सुपीरियर हूँ वाली बात है ना, कि मैं बहुत अच्छा मतलब जानकार हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम इन्फीरियर हो, तुम में नहीं है वो नॉलेज, है तुम मेरे काबिल नहीं हो, मेरे बराबर के खड़े होने लायक नहीं हो, वही वाली बात है। तो जब पीपल धीरे धीरे सोचना चालू कर देंगे कि कोई भी इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं है, सब एक समान है, तो चीज़ें धीरे धीरे जो है, एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होगा, लोगों की डिग्निटी सेफ रहेगी, लोग की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है हम बचा के चलेंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे। तो इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड वेरियस कम्युनिटीज़ टू कम टुगेदर टू रिमूव अनइक्वालिटी। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई जो इस्टेब्लिश करना है हमें इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, भाई जो हमारा जो भारत है डेमोक्रेटिक कंट्री है, सोसाइटी भी ऑब्वियसली उसके अंदर डेमोक्रेटिक ही होगी, तो जो कंटिन्यूअस स्ट्रगल हमें करना है, करते रहना है कि क्या है, जो इंडिविजुअल हैं और जो वेरियस जो हैं कम्युनिटीज़ हैं क्या है, साथ में आए और जो है रिमूव करें इनइक्वालिटी को। भाई क्या है इसका ऑल ओवर द मीनिंग कंक्लूजन छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ कि सबको साथ आना है, कोई भी सोसाइटी का हो, कोई भी स्टेटस का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी सेक्स का हो, कि मेल या फीमेल, कोई भी बैकग्राउंड का हो, सबको साथ में आके, सारी कम्युनिटी, सारे पीपल को साथ में आके काम करना है, स्ट्रगल करना है कंटिन्यूसली, और ये देखना है कि कोई भी इनइक्वल ना ट्रीट हो, इनइक्वालिटी ना हो, सबका जो है, सबको इक्वल हक है, सबको हर जगह जाने का हक है, हर अपनी बात रखने का हक है, तो ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट सिविल राइट्स मूवमेंट, डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट हैपेंड विद रोज़ा पार्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लॉन्ग आंसर का या क्वेश्चन का आपको आ भी सकता है रोज़ा पार्क का, क्योंकि बहुत अच्छा एक मूवमेंट है। हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, यहाँ तो यूएसए में भी ऐसा सब चल रहा था। रोज़ा पार्क का मैंने बताया था ना आपको, सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था रोज़ा पार्क का। रोज़ा पार्क का क्या हुआ था, सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था। जो है अफ्रीकन अमेरिकन को ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता था, उनको नीचा दिखाया जाता था कि भाई आप लोग के जो एंसेस्टर्स थे वो स्लेव थे। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। सिविल राइट्स मूवमेंट इज़ अ मूवमेंट स्टार्टेड इन द यूएसए इन लेट 1950s में जो है मूवमेंट स्टार्ट हुआ था टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। किसके लिए हुआ था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अफ्रीकन अमेरिकन जो अफ्रीका से स्लेव लाए गए थे, तो वो यहाँ रहने लग गए थे अमेरिका में, तो उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहते थे, ठीक है। कहाँ स्टार्ट हुआ था ये, यहाँ पे यूएसए में स्टार्ट हुआ था लेट 1950s में। इक्वल राइट्स किसके लिए, जो है अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, ठीक है। किसके लिए हुआ था, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। रोज़ा पार्क वॉज, जो रोज़ा पार्क है, इनको सर्कल कर देते हैं, रोज़ा पार्क वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन। रोज़ा पार्क क्या थी, वो थी अफ्रीकन अमेरिकन थी, ठीक है। वुमेन हु रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट इन अ बस टू अ वाइट मैन, उन्होंने क्लियर मना कर दिया था, वाइट मैन जो नेटिव होंगे अमेरिका के, उन्होंने सीट मांगी होगी, उन्होंने मना कर दिया होगा। ऑब्वियसली भाई मेरी सीट है, मैं बैठी हूँ, आप किस हक से मुझे वो उठने को बोल रहे हैं, इसी हक से कि मैं स्लेव, मतलब मेरे एंसेस्टर स्लेव रहे हैं, मैं अफ्रीकन अमेरिकन हूँ, तो आप मुझे कुछ भी बोलेंगे और मैं सुन लूँगी। तो उन्होंने सीट देने से मना कर दिया था। तो हर रिफ्यूज़ल स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन, भाई उनके जैसे उन्होंने मना करा तो एक बहुत ही हाई एजिटेशन, ह्यूज एजिटेशन स्टार्ट हो गया था, एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था कि जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन जो है अनइक्वल ट्रीट किए जाते हैं। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा, मतलब बोलते ना, धुआं फैल गया, आग फैल गई, मतलब बहुत जल्दी फटाफट ये बात फैल गई और एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो होता है, जो क्या था, सिविल राइट्स मूवमेंट। जो क्या मूवमेंट था, सिविल राइट्स मूवमेंट। तो इस जो क्वेश्चन है आपका, जो इंसिडेंट हमने एक्सप्लेन किया, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। क्वेश्चन में पूछा था कि भाई क्या मूवमेंट था, कैसे जो रोज़ा पार्क का इंसिडेंट था, तो यही था कि 1950s में यूएसए की बात है। रोज़ा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे उन्हें बुरी तरह अनइक्वल ट्रीट किया जाता था। पुअरेस्ट जो उनकी जो है कंडीशन पुअरेस्ट थी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने एक बार अपनी सीट जो है वाइट मैन को देने से मना कर दिया था। तो बस वाइट मैन वो जो है ऑब्वियसली नेटिव है, अमेरिकन है, तो उनको बोलते हैं ना ईगो हर्ट हो गई, उनको बुरा लग गया। बट धीरे धीरे चीज़ें बढ़ गई,
आप बोलते हैं ना धुएं की तरह फैल गई, तो लोगों को पता चला, तो अब हो सकता है जब लोगों को पता चला होगा तो लोगों ने और साथ में इकट्ठा हुए होंगे, तो इस प्रचार करा होगा कि हमें हक मिलना चाहिए, हमें इक्वल हक मिलना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये जो मूवमेंट है सिविल राइट्स मूवमेंट फाइनली फिर स्टार्ट हुआ था। तो ये था रोज़ा पार्क वाला इंसिडेंट, जो कि सिविल राइट मूवमेंट जो है आपका इंसिडेंट था। ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट एक्ट 1964, ये तो उसका था कि भाई मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने बताया ना चीज़ें पास होती है, वो एग्जांपल दिए थे कि 1 अप्रैल को आपने पॉकेट मनी के लिए बोला, बट पॉकेट मनी मिली उस दिन से हामी कब भरी मम्मी ने, फाइनली हाँ कब करा, 15 अप्रैल को, तो आप 15 अप्रैल लेके चलेंगे। तो जो सिविल राइट एक्ट था, जो सिविल राइट्स एक्ट था आपका, तो ये जो है आपका सिविल राइट्स एक्ट 1964, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना आपको कि ठीक है 1 अप्रैल को, जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया था घर का कि 1 अप्रैल को आपने पॉकेट मनी का कहा, उसके बाद जो पास हुआ बिल आपकी मम्मी के थ्रू वो आपको 15 अप्रैल को मिली। तो जो एक्ट है 1964 वो क्या प्रोहिबिट करता है, हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना कि सिविल राइट्स एक्ट क्या है, मूवमेंट एक्ट क्या है। ठीक है, और ये रोज़ा पार्क की स्टोरी तो हमने ये तो पढ़ लिया पीछे की चीज़ें क्या है, बट फिर उसके बाद क्या आया, सिविल राइट्स एक्ट आया 1964 में। ठीक है, 1964 में एक्ट आया, वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। ठीक है भाई, कि भाई आप किस धर्म के हैं, किस कास्ट के हैं, कैसे हैं दिखने में, क्या कलर है, किस नेशन के हैं, किस देश से हैं, नहीं वो मतलब नहीं रखता, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसमें मेन केस यही हो रहा था ना कि दूसरे अफ्रीका से लाए हुए थे, आपको स्लेव की तरह ट्रीट करा जा रहा था, तो वही इशू था। तो वही ध्यान में रखना है कि ये एक्ट जो है यही कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। आप खुद ही देख पा रहे हो ना, लगभग ऑलमोस्ट सेम है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, रेस, कास्ट, रिलीजन, आप यही बात सुने जा रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इक्वली सबको ट्रीट करना, सबकी डिग्निटी के लिए और अपनी कंट्री के लिए भी, क्योंकि अपना संविधान और डेमोक्रेसी जो है अपनी कंट्री या लॉज यही कहती हैं। ठीक है, it is also stated that all schools would be open to African Americans and they would no longer have to attend separate schools। जैसे कि मैंने बताया था कि पूरेस्ट कंडीशन में थे तो उनको जो है गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, तो वहाँ पे जो टीचर्स थी अच्छी सी क्वालिफाइड टीचर्स नहीं थी, टीचर्स जो थी क्वालिफाइड टीचर्स नहीं थी, और जो अदर फैसिलिटीज़ थी वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाती थी। बट प्राइवेट स्कूल्स में अच्छी थी, क्योंकि अमेरिकन बच्चे उसमें जाते थे, और अमेरिकन बच्चे अगर जाते भी थे तो गवर्नमेंट ऐसे स्कूल में जाते थे जिनकी फैसिलिटीज़ कैसी हो, भाई प्राइवेट स्कूल जैसी हो। तो वही वाली बात है। बट यहाँ पे आप क्लियरली ये जो एक्ट है, इसने ये एक्ट ये कहता है सिविल राइट्स एक्ट 1964 कि सबको इक्वली ट्रीट तो किया ही जाएगा, बट साथ में स्कूल जो बच्चे हैं एक ही स्कूल में जाएंगे, सेम उन्हें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, वही सेम स्कूल वो अटेंड करेंगे जो अमेरिकन बच्चे करते हैं। तो यही एक्ट कहता है। ठीक है, क्या करते हैं, अटेंड करेंगे, सेपरेट स्कूल्स नहीं करेंगे और एक ही स्कूल में जाएंगे। ठीक है, ओके अब अपन आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। डिस्कस आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, जैसे कि हमने एक शॉर्ट उसमें भी देखा था कि भाई क्या कहता है, वो यही कहता है कि भाई सबको वही रिस्पेक्टिव कास्ट, रेस, रिलीजन या कोई डिसेबिलिटी के रहते कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसको जो करने का हक है वो उसका अधिकार है। ठीक है, स्टेट को क्या गवर्न करना है, स्टेट को क्या करना है, वेल्स बनाने हैं, बातिंग जो है बातिंग घाट्स बनाने हैं। ठीक है, ये सब जो है गवर्नमेंट का काम है, ये सब ध्यान रखना, चाहे वो आधा फंड यूज़ करें या पूरा फंड यूज़ करें। ठीक है, डिसेबल पर्सन को कोई भी हो उनको पूरा हक है एक्सेस करने का इंटरटेनमेंट प्लेसेस पे, मॉल्स वगैरह में। तो देखते हैं ये क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पे, आगे चल के देखते हैं। आर्टिकल 15 टॉक अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। भाई प्रोहिबिट करता है, सीधे सीधे मना करता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, किसी को दबाएंगे नहीं, किसी को ये नहीं कहेंगे कि भाई आप ऐसे हैं, ये प्रॉब्लम है, रिलीजन अलग है या रेस अलग है, कास्ट अलग है, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। क्लियरली आर्टिकल 15 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब ये वही बात है, बट ये स्टेट की आ गई। अभी जो बात है तो ठीक है ऑल ओवर, बट स्टेट पर भी बात आ गई कि जो स्टेट है, जो स्टेट जो राज्य हो, राज्य भी ऐसा नहीं कर सकता कि भाई अगर हमारा राज्य है पंजाबी है तो बंगाली नहीं आ सकते, साउथ का है तो साउथ में नॉर्थ के नहीं आ सकते, नहीं ऐसा नहीं, सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो बेसिकली आर्टिकल 15 में यही है। ऊपर जो है वो वही है, बट इसमें अब स्टेट की बात आ गई कि जो राज्य हैं उनको भी ये ध्यान रखने की बात है, ये जो बात उन्हें रखना चाहिए ध्यान। नो सिटीजन शैल on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restrictions or conditions with regard to। मतलब ये जो चीज़ें हैं
इन चीज़ों को कैसे इनके लिए ध्यान रखना है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कोई भी सिटीज़न को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कहीं एक्सेस करने के लिए, कहीं जाने के लिए, किस बेसिस पे कि भाई आप डिसेबल हैं, आप इस कास्ट के हैं तो इस कास्ट के हैं, या इस धर्म के तो आप मंदिर नहीं जाएंगे, इस धर्म के तो आप गुरुद्वारे नहीं जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो क्या है चीज़ें, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, मतलब इन्हें पूरा हक है, ये एक्सेस कर सकते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं। कोई धर्म, जात पात, सेक्स या बर्थ ऑफ प्लेस नहीं देखेगा कि अदर स्टेट से आए वो नहीं देखेगा, अदर नेशन से आए वो भी नहीं देखेंगे, ठीक है। द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, जैसे कि अभी मैंने बताया था, पब्लिक रेस्टोरेंट मतलब कैसे मेंटेन होनी चाहिए, होली या पार्टली किससे मेंटेन होनी चाहिए, स्टेट फंड से। और कैसे होना चाहिए, द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, और किन के लिए प्रॉपर यूजेबल होना चाहिए, जनरल पब्लिक, एक आम जनता उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाए, कभी भी उन्हें जैसे नीड पड़ गई या वो एंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, या कोई कभी ऐसा अर्जेंसी में भी कोई नीड ऐसी होगी, तो ये बाथिंग घाट्स या कोई भी चीज़ें इतनी अच्छे से वेल मतलब मेंटेन होनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने जो है, स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड से मेंटेन करे, चाहे वो होली करे या पार्टली करे, मतलब पूरा फंड यूज़ करें या आधा करें, जो भी है ये स्टेट की जिम्मेदारी है, उन्हें ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 15 आपका ये कहता है, ठीक है। इसी के साथ आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, चाहे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट हो गए या लॉन्ग हो गए, वो आपके एंड होते हैं। आपने देखा कि शॉर्ट में भी जैसे आर्टिकल 15 का क्वेश्चन आया तो आपने देखा कि रिपीट हुआ, बट बड़े में भी आ सकता है ऑब्वियसली आपके एग्जाम्स में, छोटे के मतलब 3-4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि यानी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से पढ़ें। इसी के साथ आपकी जो है वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स की जो है एंड क्वेश्चंस की एंड होती है। अदर लेक्चर्स आप वीडियोस के जो देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल तो रहती ही है। ये हाई क्वालिटी के टॉप कोर्सेज हैं जो 100% फ्रीली आपको अवेलेबल है, जैसे दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स का भी कोर्स है, क्रैश कोर्स भी है और स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स है जो टोटली फ्री और अच्छी क्वालिटी में आपको अवेलेबल है। हमें आप फॉलो करना चाहें तो इन प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, जैसे अब एक्स हो गया है जो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर्स मैम ने करवाए हैं तो आपके क्लासमेट्स भी उन्हें देखें, पढ़ें, याद करें और सब्सक्राइब करना चैनल को तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।